नमस्कार, टीवी 45 के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। झारखंड विधानसभा का 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। इस सत्र में द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया गया और जैसी उम्मीद थी कि इस बार मैया सम्मान योजना पर सरकार ज्यादा ध्यान देगी, कुछ वैसा ही हुआ। हालांकि विभागों की मांग 13,000 करोड़ रुपए थी, लेकिन करीब 8,000 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली। वहीं कानून व्यवस्था, छात्रवृत्ति समेत धान खरीदी मुद्दे पर भी विधानसभा में बात रखी गई। एक रिपोर्ट देखिए। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र समाप्त हुआ। 5 दिन तक चले इस विधानसभा सत्र में जनता से जुड़े मुद्दे उठाए गए। प्रमुख रूप से कौन कौन से मुद्दे हावी रहे, आइए जानते हैं। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र, पहला दिन। शीतकालीन सत्र के पहले दिन दिवंगत हस्तियों के लिए शोक प्रस्ताव पारित किया गया। अध्यक्ष द्वारा सदन में शोक प्रस्ताव पढ़ा गया। उसके बाद सीएम हेमंत सोरेन ने भी शोक प्रस्ताव पढ़ा। फिर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, सरयू राय और प्रदीप यादव के बाद अन्य सदस्यों ने शोक प्रस्ताव पढ़ा। सदन में मौन रखा गया। फिर सोमवार तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र, दूसरा दिन। दूसरे दिन करीब 8,000 करोड़ रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश। मैया सम्मान योजना को सबसे अधिक दी गई प्राथमिकता। अनुपूरक बजट में विभागों की मांग करीब 13,000 करोड़ रुपए की थी। समीक्षा के बाद सरकार ने 8,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र, तीसरा दिन। झारखंड विधानसभा सत्र के तीसरे दिन धान खरीदी पर हुई चर्चा। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने 15 दिसंबर से धान खरीदी का किया वादा। कानून व्यवस्था को लेकर हंगामा। नेता प्रतिपक्ष ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। छात्रवृत्ति का मामला उठा। चमरा लिंडा का कहना है कि केंद्र के चलते छात्रवृत्ति में देरी हो रही है। सुनिए। जब तक केंद्र का इंटेंशन नहीं क्लियर होगा तब तक समाधान में प्रॉब्लम है। देखिए, हमारे पास बजट का प्रावधान भी है, लेकिन हम तब तक उसको हम ओपन नहीं कर सकते हैं जब तक केंद्र का हिस्सा नहीं आ जाए। 1 से 8 क्लास तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो स्टेट देता है। इसलिए ST SC OBC 70% हो चुका है 1 से 8 क्लास तक। प्रॉब्लम कहाँ पर है? जहाँ पर शेयर है। आप जहाँ पर शेयर है तो शेयर जब तक वहाँ, शेयर में भी प्रॉब्लम कहाँ पर है? अगर वो शेयर नहीं आएगा मेरे पास तो मेरा पैसा मेरे पास आएगा ही नहीं वित्त विभाग से। वो दरवाजा ओपन ही नहीं होगा, खुलेगा ही नहीं, बजट मेरे पास होने के बावजूद भी। तो ये बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है। और दूसरी एक चीज़ें आ रही हैं सॉल्यूशन के लिए कि केंद्र सरकार अब सीधे स्टेट को पैसा नहीं दे रही है, इस छात्रवृत्ति वाला वो अपने पास रख रही है। अब उसका कहना है कि ठीक है, अब जब मांगेंगे आप तब हम देंगे। तो अब हम जब मांगेंगे तब वो देते जाएंगे, तो ये सॉल्यूशन हो सकता है। मगर जो पैसा अभी छोटा मोटा दिया है, थोड़ा बहुत 3-4 करोड़ दिया है केंद्र से। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र, चौथा दिन। झारखंड विधानसभा में गूंजा फिल्मी गीत। बीजेपी ने हेमंत सरकार को घेरा। मीरा यादव ने गाना गाया, क्या हुआ तेरा वादा। तेरा वादा बोलिए हेमंत सरकार, भूलिएगा आप, भूलने ना देंगे हम। जब तक जनता का जवाब नहीं मिलेगा तब तक आपसे पूछते रहेंगे हम। हेमंत सरकार, क्या हुआ तेरा वादा, बोलिए हेमंत सरकार। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र, पांचवा दिन। बरकट्टा विधायक अमित यादव ने उठाया विलया नहर योजना की बात। तब तक तैयार होगा DPR। 2014-15 में लिया गया था DPR बनाने का फैसला। विधायक सुरेश बैठा ने स्मार्ट मीटर का मुद्दा उठाया। ऊर्जा मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने दिया आश्वासन। गड़बड़ी की जानकारी पर होगी कार्रवाई।
पीडीएस दुकानदारों के कमीशन भुगतान पर भी चर्चा। 25,000 पीडीएस दुकानदारों का महीनों से नहीं हुआ भुगतान। वित्त मंत्री ने लगाया केंद्र पर बड़ा आरोप। राज्य की 1.36 लाख करोड़ रुपए के बकाया उठाया सवाल। स्पेशल डेस्क टीवी 45। तो झारखंड विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र था 5 दिन तक चला और 5 दिन में क्या कुछ हुए थे प्रमुख रूप से ये हमने आपको बताया। सबसे बड़ी बात यहाँ पर अनुपूरक बजट पेश किया गया था और 13,000 करोड़ का विभागों ने मांग रखी थी कि हमें अनुपूरक बजट चाहिए, लेकिन कटौती करके करीब लगभग ये कह सकते हैं कि 8,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया और उसको मंजूरी मिली। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ी बात रही, विपक्ष सरकार को लगातार घेरता रहा और सरकार को घेरने का काम ही है विपक्ष का, उन्होंने बखूबी निभाया। लेकिन इनमें सबसे सुंदर बात यह रही कि हंगामे की भेंट नहीं चढ़ा। अक्सर देखा जाता है कि विधानसभा हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो या किसी राज्य की विधानसभा हो, उसमें जब सत्र चलते हैं तो वो हंगामे की भेंट चढ़ जाते हैं। पड़ोसी जो राज्य है बिहार, उसमें देखा गया कि कई बार हंगामे की भेंट चढ़ा, लेकिन झारखंड में ऐसा नहीं हुआ। मुद्दों पर बात हुई, लोगों की समस्याओं पर बात हुई। इसके लिए हम सभी पार्टियों का धन्यवाद करना चाहेंगे, साधुवाद देना चाहेंगे। आज हम इन्हीं जो भी मुद्दों पर बहस हुई, उन्हीं मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। विश्वजीत सिंह बीजेपी से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ विजय सिंह जी JLKM से आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे विश्वजीत सिंह जी आपसे। विश्वजीत जी, देवेंद्र जी, आपका सवाल जी जी हम सवाल कर रहे हैं आपसे। देखिए, एक तो पहले हम आप लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे कि जो विधानसभा का सत्र रहा है, विधानसभा जो चली है, उसमें उसका समय बर्बाद नहीं हुआ, सार्थक मुद्दों पर बहस हुई। आपने सरकार के वादे को गाने के माध्यम से वादा तेरा वादा करके उन्हें याद दिलाया। क्या लगता है कि उनको अपना वादा याद आ गया होगा? देवेंद्र जी, वो गाना था क्या हुआ तेरा वादा जी। और जब इस सरकार की शुरुआत हुई थी तभी हमने बड़े ही सहर्ष रूप से स्वीकार किया था कि जनता ने हमें इस बार विपक्ष में बिठाया है, हमें आदेश दिया है कि हम विपक्ष में बैठकर सरकार पे नजर रखें, सरकार को के द्वारा किए गए जो वादे हैं उनको पूर्णतः उनको याद दिलाते रहें और सरकार उन वादों पे खरी उतरे, जनता को हेमंत सोरेन दोबारा न ठगें, इसके लिए हम सजग और सतर्क रूप से विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। मैंने कहा सजग और सतर्क वादे हम बार बार उनको याद दिलाते रहेंगे। और पिछले भी सरकार में आप देख लीजिए, हेमंत सोरेन ने पिछली सरकार में अपने किए हुए वादे बिल्कुल नहीं निभाए जनता से। फिर भी सेंटिमेंट, कुछ भी कारण हो, चुनाव में हार जीत लगी रहती है, जनता ने बहुत ही मजबूती के साथ हेमंत सोरेन को फिर से एक बार मैंडेट दिया और बहुत मजबूती के साथ ये फिर वापस आए। तो अब इनकी तो नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि जो वादे हमने किए उसको तो कम से कम पूरे किए जाए। अब बात आते हैं वादों पे, तो सबसे त्वरित अभी सबसे जरूरी जो एक मुद्दा है वो उस पे ध्यान जा ही नहीं रहा है, उस पे ध्यान दिया ही नहीं जा रहा है। वो एक मुद्दा है धान का। धान खेतों से बाहर आ चुके हैं, बोरियों में धान आ चुके हैं, किसान परेशान है और ये पिछली बार भी देखा गया। और पिछली बार भी हेमंत सोरेन ने झारखंड के किसानों के साथ ठगी के अलावा और कुछ नहीं किया। पिछली बार 3400 रुपए धान की खरीदारी की बात हुई थी और
उन्होंने परचेज किया 2400 रुपए में। तो एक तरह से उन्होंने छलने का काम किया। और आज जब क्या मैं डिबेट जी 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 बिल्कुल 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 जी, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। जी बोलिए, आप, आपकी आवाज आ रही है जी। तो एक बार फिर से आप देख लीजिए, धान की फसल बोरियों में बंद है, किसान परेशान है, और आज तक सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन तक जारी नहीं किया गया है कि धान की खरीद किस स्थिति में होगी और कब से शुरू होगी। नहीं, पैक्स अधिकारी हम रोकेंगे आपको, हम रोकेंगे विश्वजीत जी, हम आपको रोकेंगे। बात ये नहीं है, शिल्पी नेहा तिर्की जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि 15 दिसंबर से धान की खरीदी शुरू हो जाएगी। लेकिन उस मंत्री जी के कहने और आधिकारिक सूचना, आधिकारिक लेटर जारी करने में डिफरेंस होता है। अभी तक अगर पैक्स वाले, हम लोग भी फील्ड में रहते हैं, हम लोग भी क्षेत्र में रहते हैं, अगर आज भी पूछा जाए तो पैक्स वाले कहते हैं नहीं, हमारे पास इस तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। किसान बेचारे परेशान हैं, और सबसे बड़ी बात कि किसान कितने दिन इंतजार करेंगे। चलिए 15 तारीख तक इंतजार कर लेते हैं। पिछली बार आपने देखा होगा कि पैक्स पे खरीदारी जो की गई वो 2300 रुपया प्लस 2200 रुपया प्लस बोनस 100 रुपया, 2300 रुपया में खरीदारी की गई। इस बार किस रेट में परचेस करेंगे? उनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि वो 3200 रुपया प्रति क्विंटल खरीद करेंगे। तो क्या शिल्पी नेहा तिर्की ने ये कहा है कि हम 3200 रुपए में खरीद करेंगे? और अगर खरीद करेंगे तो अच्छी बात है। उसके लिए क्या अभी तक प्रॉपर व्यवस्था पैक्स पे हो नहीं जानी चाहिए थी? आज 11 तारीख बीत गए, तो उनकी क्या तैयारी गांव पे, पंचायत में, हर पैक्स पे तैयारी पूरी है कि किसानों को पिछली बार की तरह परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी और बिचौलियों उसका लाभ नहीं उठाएंगे? दूसरी बात, चमरा लिंडा जी अभी बड़ी स्पष्ट रूप से डेटा लेके पूरे राज्य भर में घूम रहे हैं कि हमारे पास डेटा है। पार्ट 2 की सरकार जब से आई है तब से ये छात्रों को, इनकी शुरुआत ही हुई थी छात्रों को पीटने से। हेमंत सोरेन का पार्ट 2 स्टार्ट हुआ था। जेल कैंप के एक जो पूर्व प्रत्याशी रहे, उनको भरपूर पीटा गया इसी रांची में, और उसके बाद उनको घोषित कर दिया गया इस सरकार के द्वारा कि नहीं, यहां तो जितने भी छात्र आए थे वो पार्टी के कार्यकर्ता थे, भाजपा के थे, जेएलकेएम के थे और राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता थे, इसीलिए उनको पीटा गया। अब छात्रवृत्ति की स्थिति बंद है। छात्रवृत्ति में वो कह रहे हैं कि पिछले साल हमें, हम आएंगे आपके पास जी, बड़ी लंबी हो गई आपकी। 2 मिनट, तो एक मिनट। पिछली बार केंद्रांश नहीं मिला, उसके पिछली बार केंद्रांश नहीं मिला, उसके पिछली बार जो केंद्रांश मिला था, केंद्र सीधा पूछता है कि भाई आपको जो केंद्र से पैसे भेजे गए उस पैसे का हिसाब हमारे पास भेज दीजिए, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट हमें दे दीजिए, और हमारा जो पैसा है अगले इस साल का हम फिर दे देंगे। लेकिन केंद्रांश, जब यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट की बात होती है तो ये पूरी सरकार सिरे से खारिज कर देती है, और वो बात को घुमाने के अलावा और सिर्फ एक तरह से जनता को बरगलाने के अलावा ये कुछ नहीं करते। मीडिया में इनकी बोली निकलती है, लेकिन जो संवैधानिक प्रक्रिया इनको अपनानी चाहिए वो बिल्कुल नहीं अपना। चलिए ठीक है, हम आएंगे आपके पास। संवैधानिक प्रक्रिया जो अपनानी चाहिए वो नहीं अपना रहे हैं, जो वादा इन्होंने किया था वो पूरा नहीं कर रहे हैं, किसानों की जो धान खरीदी के वादे किए गए थे जिस रेट पर, वो नहीं हो रहा है। रेट की बात तो दूर, और भी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। हमारे साथ अन्य मेहमान भी जुड़ गए हैं, पहले उनसे आपका परिचय करा दें अपने दर्शकों का। अख्तर अली जी, कांग्रेस से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, और साथ ही साथ हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक कुंदन तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हो चुकी है, बारी है हमारे विजय सिंह की, JLKM से जुड़े हुए हैं। अख्तर अली जी, आप ध्यान से ज़रा सुन लीजिएगा, आरोप जवाब आप ही को देना है, बाकी बातें हम राजनीतिक विश्लेषक महोदय से कर लेंगे। विजय सिंह जी, सवाल यहाँ पर यह है कि जो अनुपूरक बजट पेश हुआ है, ध्यान दीजिएगा, क्या
उससे आपको लगता है कि ये सरकार जो अपने वादे की थी उसको पूरा कर लेगी, जैसे गैस सिलेंडर 450 रुपये में देने का वादा, जैसे अभी विश्वजीत जी ने कहा कि 3200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान की खरीदी की बात, ये जो वादे किए गए थे क्या पूरा होता दिख रहा है अनुपूरक बजट से? नहीं, बिल्कुल। सबसे पहले पैनल पे बैठे हुए सभी लोगों को मैं जोहार करता हूँ, टीवी 45 के तमाम दर्शकों को जोहार। देवेंद्र भाई, जो आप बात कह रहे हैं, हमको लग रहा है कि ये सरकार जानी जाती है वादा खिलाफी के लिए। विभिन्न, आप जिस गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि सरकार भूल चुकी है। और मैया सम्मान योजना के साथ 450 रुपये में गैस सिलेंडर का ये सरकार का जो वादा है, हम लोग तो बार बार जिक्र कर रहे हैं, हम लोग याद दिला रहे हैं सरकार को, बट सरकार इस चीज पे ध्यान देना नहीं चाह रही है। सरकार फिर से वादा खिलाफी कर रही है। वो पार्ट 1 में जो 5 लाख लोगों को जो रोजगार देने का मामला था, उसको लेकर के उसी तर्ज पे ये सरकार चल रही है। देखिए, चुनावी वादा करके भूल जाना कोई महागठबंधन वालों से सीखे, और हमको लग रहा है कि ये वादा खिलाफी अच्छा चीज नहीं है। आपको विट्रे नहीं करना चाहिए। अगर आपने एक बार बोला है तो आपको आनाकानी नहीं करनी चाहिए। और राज्य के अंदर एक मैया सम्मान योजना के कारण क्या स्थिति है अर्थव्यवस्था की, किसी से छुपा हुआ नहीं है। पेंशन बंद है, छात्रवृत्ति को लेकर के अभी चर्चा हो रही थी, यूटिलिटी सर्टिफिकेट पिछले पैसा का नहीं मिला केंद्र को, लिहाजा इस बार अंशदान नहीं मिल रहा है, कोई शेयर नहीं आ रहा है केंद्र का, छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। JLKM के हमारे नेता और कार्यकर्ता 180 किलोमीटर की यात्रा जो डुमरी से चलकर रांची पहुंचे, एक बड़ी धरना हम लोगों ने दिया, लोगों ने अपनी अपनी बातें कही हैं। जो हमारे माननीय विधायक है टाइगर जयराम महतो जी, उन्होंने छात्रवृत्ति का मुद्दा उठाया विधानसभा के अंदर। सरकार संजीदा नहीं है। हमको लग रहा है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो ब्यूरोक्रेसी को वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है। पॉलिसी बना करके डिलीवर करना यही काम है सरकार का, लेकिन सरकार पॉलिसी बना भी नहीं पा रही है और डिलीवर भी नहीं कर पा रही है। तो कहीं ना कहीं जो सलाहकार हैं, जो पॉलिसी मेकर है गवर्नमेंट के, वो विफल हो रहे हैं। ये दुर्भाग्य का विषय है। उसी हिसाब से जो 25,000 जो पीडीएस के दुकानदार हैं, उनको महीनों से कमीशन नहीं मिला, तो उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। अभी विश्वजीत जी धान खरीद को लेकर के बात उठा रहे थे, ठीक है, सरकार 15 दिसंबर से धान खरीद करने जा रही है, 700 से अधिक सेंटर वो बना रही है। स्लॉट बुक करने का कहा है कि 14 तारीख से स्लॉट बुक होगा, लेकिन जो स्लॉट बुक करना है वो पोर्टल सही ढंग से स्मूथली काम करे। सरकार को इस पर विचार करने की जरूरत है। लेकिन एक बार फिर से हम लोग याद दिला रहे हैं कि भाई जो आपका 3200 रुपये प्रति क्विंटल का जो समर्थन मूल्य है, उस रेट पर आप खरीदेंगे क्या? और अगर आप कम खरीदेंगे तो हो सकता है कि 50 रुपया ज्यादा दे करके बिचौलिए खरीदे इन सब चीजों को लेकर के। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारे जो माननीय विधायक है, उन्होंने सहायक आचार्य का भी मामला वहां पर उठाया कि ठीक है आपने रिजल्ट दिया है, लेकिन जो आपने साइड किया है 1600 सहायक आचार्यों को जो पेंडिंग में रखा है वो होना चाहिए। उनका भी परिणाम जारी होना चाहिए। पुटकी में जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हो रहा है, वहां पे जो रैयतों की समस्या आ रही है, उसको लेकर के हम लोगों ने बात किया है। तो संजीदा होकर के डुमरी में एक महिला डिग्री कॉलेज की डिमांड हम लोगों ने की है। तो कुल मिलाकर के हमारे जो एकमात्र विधायक है, उन्होंने यथासंभव अपने समय का दुरुपयोग किया, समय का सदुपयोग किया और चीजों को तरीके से रखा है। और एक बात मैं और कह रहा हूँ कि जिस ढंग से देवेंद्र भाई अभी आपने एक बात कहा था, मैं सहमत हूँ उस बात से कि इस बार विधानसभा का कोई भी वक्त जाया नहीं हुआ, हंगामा नहीं हुआ और समय बर्बाद नहीं हुई है। हमको लग रहा है कि इसके लिए जो विपक्ष के जितने भी लोग हैं, हमारे तो एकमात्र विधायक है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी आभार व्यक्त करना चाहिए, सरकार को आभारी होना चाहिए। लेकिन मैं आखिर में एक बात और कह रहा हूँ कि बहुत सारे जिलों में जो तापमान है वो लगभग 8 डिग्री और 9 डिग्री है। प्रशासन के तरफ से कहीं भी अलार्म की व्यवस्था नहीं है, कंबल नहीं बांटे जा रहे हैं। तो सरकार को इस मामले पर ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल, हम जरूर आएंगे, इस पर भी आएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। अख्तर अली जी, इतने सारे आरोप, ढेर सारे आरोप और जायज़ आरोप, ये भी नहीं है कि जायज़ नहीं है। अच्छा, लेकिन आरोपों का जवाब देने से पहले क्या आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि विपक्ष ने सदन चलने में काफ़ी सहयोग किया, कोई हो हंगामा नहीं हुआ? क्या इसके लिए धन्यवाद देंगे विपक्ष को? देखिए, ये योगेंद्र जी, सदन चले, पक्ष या विपक्ष हर कोई चाहते हैं, क्योंकि चुन के उनको जनता भेजती है और अपने समस्याओं को वहाँ विधानसभा के पटल पर लोग रखते हैं, आवाज उठती है, रिकॉर्ड में रहता है, और जब रिकॉर्ड में रहता है तो उसका निदान भी किया जाता है।
अभी मैं भाजपा प्रवक्ता का ज्ञान सुन रहा था, कितना साफ गोई से ये लोग झूठ बोलने का शायद प्रैक्टिस तो कई लोगों को दिया ही जाता है। तभी कहा गया है और हर कोई आज कहते हैं बड़का झूठा पार्टी। ये कह रहे थे, देखिए इन लोगों की झूठ देखिए किस तरह से ये लोग बोलते हैं, कितनी साफ गोई से बोलते हैं। और आपके सुनने वाले दर्शक भी बोलते सोचते होंगे, जी बिल्कुल, जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं वो लोग सोचते होंगे कि यार कैसे झूठ बोल रहा है, बीच में एंकर है वो टोकता भी नहीं है। ये कह रहे थे कि यूटिलाइज सर्टिफिकेट छात्रवृत्ति में जो मैंने देखिए बीच में इनका आदत है टोकने का, और जो हमारा जो बोलने का जो रहता है ना वो फिर हम डाइवर्ट हो जाते हैं। जी जी जी। तो होता क्या है कि अभी इन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति में यूटिलाइज सर्टिफिकेट नहीं दिया है केंद्र को, इसलिए नहीं दिया है। तो कितनी आपके सामने तो विश्लेषक बैठे हुए वही बताएंगे कि क्या छात्रवृत्ति में भी यूटिलाइज सर्टिफिकेट दिया जाता है। और अब आप सुन लीजिए केंद्र का, ये तो केंद्र का योजना है छात्रवृत्ति देने का। 2023-24 में पोस्ट मैट्रिक का 271 करोड़ रुपया झारखंड का डिमांड था, इन्होंने दिया सिर्फ 70 करोड़ रुपया। 24-25 में 253 करोड़ रुपया का डिमांड था, दिया सिर्फ 53 करोड़ रुपया। फिर आप 25-26 में आ जाइएगा तो हमने डिमांड झारखंड सरकार ने भेजा 370 करोड़ रुपया का, जो अभी तक कुछ नहीं दिया। फिर ये तो पोस्ट मैट्रिक का था। प्री मैट्रिक का आप आ जाइए तो प्री मैट्रिक का 23-24 में हम लोगों ने डिमांड भेजा था 67 करोड़ रुपया का, मात्र भेजा 7 करोड़ रुपया। फिर 24-25 में डिमांड हुआ 66 करोड़ रुपया का, भेजा इन्होंने 12 करोड़ रुपया। फिर 25-26 में भेजा गया 45 करोड़ रुपया का, ये भेजे हैं 4 करोड़ रुपया। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं, आप बैठे हुए हैं और इनको जब साफ गोई से जब झूठ बोलता है तो उस वक्त जरूर टोकना चाहिए कि पेमेंट करने का जो तरीका है, ट्रेजरी जो पेमेंट छोड़ता है, जो भी केंद्र 60% तो केंद्र को देना होता है, 40% राज्य सरकार देती है। तो ट्रेजरी उस वक्त तक पैसा रिलीज नहीं कर सकता जब तक कि पूरा पैसा ना आ जाए जो आपका डिमांड है, और जो डिमांड आपने बना करके भेजा है लोगों को कि इतना हमें रिलीज करना है पैसा ट्रेजरी के थ्रू। तो जब केंद्र के तरफ से पैसा नहीं आएगा तो पैसा तो वो रोक के रखेगा। बिल्कुल, ये अपनी नाकामी को राज्य और टेक्निकल खामी भी यही है, टेक्निकल खामी भी यही है जवाब दूंगा। जी जी, एक टेक्निकल खामी भी यही है कि अगर जो केंद्र से पैसा नहीं आता है तो राज्य सरकार का जो अंशदान है वो भी नहीं निकाला जा सकता, तो ये दिया नहीं निकाला जा सकता। ये टेक्निकल है, ये नियम है, ये नियम। अब दूसरी बात आ जाइए, इन्होंने कहा ये तो छात्रवृत्ति का, और 10 जनवरी को पूरे प्रदेश से लोग राजभवन घेरने आ रहे छात्रवृत्ति का मांग को लेकर के। अब तक तो ये हल्ला कर रहे थे ना, हम लोग तो खामोशी से पत्राचारी करते थे केंद्र को, लेकिन 10 जनवरी को भारी पैमाने पे लोग जमा होंगे राजभवन में, घेराव करेंगे कि हमारा छात्रवृत्ति आखिर केंद्र बड़ी बड़ी बात बोलने वाला दे क्यों नहीं रहा। अब इन्होंने कहा जैसे कि धान करे का जो समय है ये आज नहीं, 1 महीना पहले से बोल दिया गया था कि 15 दिसंबर से धान क्रय होगी। और ये देखिए 3200 मांग करने वाले, जो केंद्र सरकार 2300 रुपया MSP दे रही है, जो बड़ी बड़ी बात करके मोदी जी देश में आए थे कि किसानों का आय दुगना करेंगे। घोषणा पत्र में ये बातें, जो केंद्र का 2300 रुपया जो MSP है, ये 2300 रुपया देते हैं, हम 2450 दे रहे हैं। और हमारा ये कहना, जो हमारा कर का पैसा है, हमारा 47,000 करोड़ रुपया में ये अब तक हमको 30,000 करोड़ रुपया दिए हैं। जो ग्रांट इन ऐड है हमारा 18,000 करोड़ रुपया, उसमें हम ये सिर्फ 4,000 करोड़ रुपया, आज भी 28,000 करोड़ रुपया केंद्र रोके हुए है। इनको शर्म आने चाहिए सवाल उठाने पे। ये कभी इनके सांसद या विधायक नहीं बोलते हैं कि हाँ केंद्र गलती कर रहा है। आप हमारा पैसा हमें काम करने से आप रोक रहे हो ना। आप हमारा जो कर में जो हिस्सेदारी होता है आप उसे रोकोगे। ठीक है, इसका जवाब विश्वजीत सिंह जी तैयार रखेंगे, इसका जवाब विश्वजीत सिंह जी तैयार रखेंगे, लेकिन उससे पहले हम राजनीतिक विश्लेषक तैयार रखें। देखिए झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे, ये बड़ी बड़ी बात बोलेंगे, झूठी बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। अपनी ठिकाना यहाँ
बोलेंगे। अख्तर अली जी, अब अख्तर अली जी। देखिए अभी सीजीएल का रिजल्ट निकला, ठीक है, युवाओं का रोजगार की बात करते हैं हर वैकेंसी के बाद में। आज जो विजय जी जो बोल रहे थे कि आचार्य शिक्षकों का ठीक जो है। बहाली हो रहा है, ये भी हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार थोड़ा करके अभी 10,000 नियुक्ति पत्र बांटने के बाद में अभी फिर निकाला गया ठीक है। और लगातार वो हाई कोर्ट की ठीक है, हम निगरानी आएंगे पे आपके अभी पास, सीजीएल की आएंगे देखिए, आपके पास, आएंगे CGL आपके पे पास। जिस तरह से ये लोग हल्ला कर रहे थे, मैं आएंगे। 30 सेकंड में अपनी बातों को खत्म जी, करूंगा, जी, जी। वरना बात अधूरी रह जाएगी। बड़ी हल्ला कर रहे थे कि पेपर लीक हो गया, हाई कोर्ट ने इसे नहीं माना और ऑर्डर दिया। तो देखिए आज रांची शहर का पूरा प्रदेश में होली दिवाली छात्रों ने एक साथ मनाया, बेरोजगारों ने। उसके बाद फिर देखिए एक मिनट, अख्तर अली जी जो कह रहे हैं, सहायक वन संरक्षक का भी रिजल्ट निकल गया ठीक है, और अभी बहुत फिर सारी महिला चीजें हैं, पर्यवेक्षकों बहुत का सारी भी चीजें हैं, रिजल्ट बहस करनी है अख्तर अली हमें। जी जो कह रहे हैं, नहीं, हम लोग ने जो आपत्ति किया था वो आपत्ति अपनी जगह है। ठीक। और कारण ये भी है कि अगर हम लोगों की आपत्ति में दम नहीं था तो सीआईडी ने उस पूरे मामले पर इतनी छापेमारी चलिए, की है। हम उस पर भी CID आएंगे, ने आपके उसी पास मामले भी पर आएंगे। कई आप भी गिरफ्तारियां वहां की चले हैं। जाते हैं इसका जो पहली मतलब बार ये है रद्द कि हुई क्या थी, सीआईडी का जो दूसरी एक्सरसाइज है रिजल्ट वो हुई, पूरा उसके बाद बेकार है। कीजिए आप। नहीं आती। वो जो पहली आरआरबी बार जवानों के रिजल्ट कई आरआरबी जवानों नहीं, के नहीं, विजय नहीं, जी, हमारे इस पैनल में ये सभी विद्वानों से जी, सभी विद्वानों से मैं कहना चाहूंगा, सभी विद्वानों से मैं कहना चाहूंगा कि हमारे पैनल में इतने विद्वान प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि एक एक समस्याओं पर बारीकी से चर्चा हो और सार्थक चर्चा हो, लेकिन इस तरह से मामला कुछ गड़बड़ हो जा रहा है। समय कम है और जवाब आपको ज़्यादा देना है, प्रश्न हमारे पास ढेरों हैं, जवाब हम कैसे ले पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा संयमित शब्दों का प्रयोग करें, थोड़ा सा कम शब्दों में अपनी बात रखने का प्रयास करें, तो बेहतर तरीके से हम जनता के समक्ष, अपने दर्शकों के समक्ष आपकी बात रख पाएंगे। चलिए, हम आएंगे आपके पास। अख्तर अली जी, हम आपके पास आएंगे और विजय सिंह जी आपके पास भी आएंगे। विश्वजीत जी, आप तैयार रखिएगा, जो भी अख्तर अली जी ने कहा है उसका जवाब आप तैयार रखिएगा, आ रहे हैं आपके पास। लेकिन थोड़ा सा राजनीतिक विश्लेषक महोदय के पास चले, कुंदन तिवारी जी हमारे साथ बने हुए हैं। कुंदन तिवारी जी, क्या कहेंगे ये जो एक अधूरा रह जाएगा, जी जी, एक अधूरा रह जाएगा। देखिए, जो खाद्य के लिए जो राशन डीलरों का जो बकाया है, वैकिल का जो बकाया है, 227 करोड़ रुपया केंद्र सरकार जो 5 किलो अनाज देते हैं उसका भी पैसा रोके हुए हैं, उसका भी जवाब ये तैयार रखेंगे। चलिए, ठीक है, अगर ये हमें हमारा हक देने लगे वो भी तैयार तो हम रखिएगा। 3200 रुपया में देंगे लोग किसानों को। ठीक है, ठीक है। पैसा कुंदन तो तिवारी हमारा रिलीज करें, हमारा पैसा हमें मिले। चलिए, कुंदन तिवारी जी, सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरह से झारखंड विधानसभा चला है वो अन्य राज्यों के विधानसभाओं के लिए एक मिसाल है। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने वास्तव में समय की बर्बादी नहीं की है, जनता के पैसे की बर्बादी नहीं की है, ये अच्छी बात है। लेकिन जो वादे सत्ता द्वारा किए गए हैं, सरकार द्वारा किए गए हैं, ये अनुपूरक बजट कितना पेश कर पाता है, उसे जो अनुपूरक बजट जो पेश हुआ है उसे कितना पूरा कर पाता है, माफ कीजिएगा, कितना पूरा कर पाता है, किस रूप में देख रहे हैं आप? कुंदन तिवारी जी। सबको मेरा जोहार, पूरे झारखंड को मेरा जोहार। मैं उम्मीद करूंगा कि मैं किसी के बीच में नहीं बोला तो मेरे बीच में कोई नहीं बोलेंगे। जी जी। देखिए, जहां तक बजट की बात है, मैंने 2 दिन पहले डिबेट में इसी चैनल पे मैंने बताया था कि बजट के आधार पे जो वित्त मंत्री जी ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त धन है। देखिए, पर्याप्त धन क्या होता है वो पूरे स्टेट के सेगमेंट पे डिसाइड करता है कि पर कैपिटा इनकम, रोजगार और जो वित्तीय नियम है क्या वो वित्तीय नियम पूरे करे जा रहे हैं। जी। तो मैंने जो लास्ट टाइम एंकर थे उनको बताया था कि उसके लिए 1 लाख करोड़ की पैसा बाकी है, 1 लाख करोड़ और चाहिए होगा, पैसे की कमी नहीं है। जहां बात है, अभी अख्तर जी ने बहुत सारे सवाल उठाए, उस सवाल में 2-3 सवाल ऐसे जरूर बनते हैं कि केंद्र सरकार इनको पैसा क्यों नहीं दे रही अलग सेगमेंट्स पे। बिल्कुल। पर 2 सेगमेंट इंपॉर्टेंट थे जिसमें एमएसपी की बात हुई, रोजगार की बात हुई कि नौकरियां हमने दी। नौकरियां तो पिछले साल की थी, जो पिछले सरकार की थी, उन्होंने ये अभी पूरा किया, वो 2.5 साल के सेगमेंट का था। दूसरा था एमएसपी का। एमएसपी का देखिए, अगर केंद्र सरकार के आधार पर देखिएगा ना, अगर एमएसपी सरकार तय कर दे तो समझिए पंजाब की जो एमएसपी रेशियो है वो है 5700 रुपए। अगर वो झारखंड में तय किया जाना तो 3200 को क्रॉस कर जाएगा। तो फिर झारखंड को पर कैपिटा इनकम के हिसाब से
वो 57-16 धान खरीदना पड़ेगा या अनाज खरीदना पड़ेगा जी, तो भैया फिर वो पर कैपिटा इनकम से मैच नहीं हो पाएगा जी, अब आता है दूसरा पॉइंट कि केंद्र सरकार इनको पैसा नहीं दे रही है। देखिए दो चीजें हैं कि समन्वय ये है कि सरकार, राज्य सरकार की जो करंट स्थिति है, चाहे हेल्थ को लेकर मैंने कहा था लास्ट टाइम कि रिम्स है, आज पटना में देखिए बिहार को हम कोसते थे भैया कि इतने अस्पतालें नहीं है, 16 अस्पताल पटना में एकलौती सरकारी अस्पताल डिवीजन में बने हुए हैं। जी बिल्कुल, आज झारखंड के लोग बिहार में जाके इलाज करा रहे हैं, हम बिहार को गाली देते हैं, ठीक है, फिर भी बना कर रहे हैं, ठीक है। मेरा पॉइंट सिंपल से इतना है कि जो रेशियो बनना चाहिए, जो काम होना चाहिए, वो उस सेगमेंट में पूरा नहीं हो रहा। अगर 30,000 करोड़ भी इनको केंद्र सरकार दे दे तब भी वो उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। अब बात है केंद्र सरकार और उनकी समन्वय की, ये आपस में बना ही नहीं पा रहे हैं। जब रिम्स 2 की बारी आई, रिम्स 2 में दोनों लोग एक दूसरे से उलझ गए। मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था, ऐसा मुद्दा था हेल्थ सेक्टर पे। आज हम लास्ट नोट पे, सेकेंडरी नंबर पे, लास्ट पीछे से 2 नंबर पे। नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम को हम पिछाड़ चुके हेल्थ सेगमेंट में, जो कि सबसे खराब नागालैंड और मिजोरम स्थिति में थी, जो कि छोटे राज्य हैं, जिनकी सेगमेंट्स बहुत, मतलब समझिए कि उनके सेगमेंट से भी पीछे छूट चुके हैं हम। अब समझने वाली बात यह है कि जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार को समन्वय बिठाना है, वो बिठा क्यों नहीं पा रही है? क्या प्रत्यारोप और आरोप के आधार पर चलेंगी? अगर 30,000 करोड़ से सरकार का काम होता है तो विश्वजीत से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उनको अपने सरकारों से रिक्वेस्ट करें और दे दे, फिर भी इनको उससे पूरा नहीं होगा। करंटली राज्य सरकार को अगर इंफ्रा डेवलपमेंट पर कैपिटा इनकम अगर ठीक करना है तो कम से कम 1.25 लाख करोड़ का पर कैपिटा इनकम बजट बढ़ाना पड़ेगा। हमारी जमीनें महंगी हैं, लोग गरीब हैं। आज के डेट में सरकार, अख्तर अली बताइए, माइनिंग के बारे में क्यों बात, माइनिंग इंफ्रा या माइनिंग बजट्स या माइनिंग से जो फंडिंग सैचुरेशन आएंगे उसके बारे में बात क्यों नहीं हो रही है? क्या उसमें करप्शन हो रहा है? जी, उस पर बात करनी चाहिए। उसके अलावा जो उसके आधार पे कॉरिडोर बनेगा, टाटा है हमारे यहाँ, जिंदल है हमारे यहाँ, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल सेक्शन में पड़ा हुआ है, उनके यहाँ CSR की 2 रेवेन्यूज पड़ी हुई है। अब आइए FDI पे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इनके यहाँ कर्नाटका में कांग्रेस सरकार है 9.23 बिलियन, चेक कर लीजिए डेटा, करेंटली बता रहा हूं मैं, उन्होंने FDI फंड लिया। हमने 15,000 करोड़ का भी FDI फंड लॉन्च फाइल नहीं किया है सर, जो बिना इंटरेस्ट के आता है। तो वो क्यों नहीं कर रही है सरकार? क्या कंसल्टेंट की कमी है, अधिकारियों की ज्ञान की कमी है? क्या UPSC निकालने से आपको ज्ञान आ जाएगा? क्या अधिकारी को ऑनबोर्ड करने से ज्ञान आ जाएगा? अदर सरकारें कंसल्टेंट मोड पे काम कर रही हैं, नहीं कर पा। कांग्रेस सरकार की बात कर रहा हूं मैं, बात छोड़ दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि दोनों सरकार को समन्वय बिठा के, और जो जरूरी है झारखंड के लिए, मैं झारखंड के बेटा होने के नाते एक बात कहता हूं कि ये बहुत दुख वाली बात है, पूरे देश में काम करता हूं मैं, झारखंड की स्थिति देख के बहुत रोना आता है सर। सब लोग कंप्लेन करते हैं, कोई सॉल्यूशन लेके नहीं आता है कि कोई सॉल्यूशन लेके आ जाए क्या होगा। मैं आपको 3 सॉल्यूशन बता चुका हूं देवेंद्र जी, अगर ये 3 सॉल्यूशन कर लेंगे तो झारखंड सरकार, क्योंकि जितनी जमीनें और खनिज और जितने हिसाब से महंगे हैं पर कैपिटा इनकम के हिसाब से अगर देखा जाए, अगर हम उस खनिजों को जोड़ लिया जाए तो हम पूरे देश को क्रॉस कर जाएंगे। बिल्कुल, पर ये मेरा पॉइंट है। थैंक यू। विश्वजीत जी, सबसे बड़ा सवाल यही आ रहा है कि केंद्र वास्तव में जो राज्य सरकार के पैसे हैं उसे क्यों रोक रही है? सबसे बड़ी बात यह है, और ये बार बार आता है। तो सबसे पहले तो जी, कारण क्या है? रीजन बताए कि क्या कारण है कि यहाँ पे, अगर उन्होंने ये भी कहा ये 30,000 करोड़ मांग रहे हैं, अगर केंद्र उनको 30,000 करोड़ दे भी देता है तो उसके बाद भी इनको 1 लाख करोड़ की स्थिति पूरी नहीं हो पाएगी। मतलब मैया सम्मान योजना, 450 रुपए में सिलेंडर, ये इतने वादे कर चुके हैं जो संभव ही नहीं है। मैं अख्तर अली जी यहाँ बैठे हैं, अख्तर अली जी से बहुत छोटी सी डिमांड करता हूँ। ये जो 2 मुद्दे थे ना, अगर आप देखेंगे एनडीए गठबंधन में सबसे ज्यादा इन मैनिफेस्टो पे जो फोकस थे, एक तरह से ये वादे कि जेएमए के प्रवक्ता नहीं है, कांग्रेस के हैं। कांग्रेस का सबसे ज्यादा जोर था, 1 साल पहले की बात, कोई भूला नहीं, 450 रुपए में सिलेंडर देने का और धान 32 करने की। अभी कुंदन जी ने कहा पंजाब के एमएसपी रेट से अगर परचेज करने की स्थिति होती झारखंड में, तो झारखंड की क्या
ये मैनिफेस्टो में अपना नहीं बता रहा हूं, ये भाजपा का मैनिफेस्टो नहीं है भाई साहब, ये आप ही ने कहा था कि हम 3200 रुपए पर क्विंटल पे धान की खरीद करेंगे, समय पे करेंगे और सुनियोजित तरीके से करेंगे। तो क्या कारण है कि ऐसा क्षेत्र, ऐसा झारखंड जो है वो एक फसलीय क्षेत्र है, अधिकतर किसान जो है वो धान की ही खेती करते हैं, उनके दोबारा फसल नहीं होता है एक साल में, और उसमें भी अभी तक कुव्यवस्था की स्थिति ये है कि आपने तय नहीं की थी 30 रेट में परचेज करें। मैं गारंटी देता हूं इस बार भी ये लोग 3200 रुपए में परचेज नहीं करेंगे, गारंटी। दूसरी बात, अनुपूरक बजट, बजट की बात जब करते हैं ना तो बड़ा हास्यास्पद सा लगता है। झारखंड में अगर आप बजट का इतिहास उठा के देखेंगे ना तो कोई भी साल ऐसा नहीं है जब ये लोग 40, इनके जेएमएम सरकार में जब ये लोग 40% का डेटा क्रॉस, 40% बजट यूटिलाइजेशन का डेटा क्रॉस करते हैं। आप अगर अगर बजट आप कितना भी लेके आइए, अनुपूरक बजट कितना भी लेके आइए, अगर अनुपूरक बजट लाने के बाद, इतिहास रहा है पिछले साल के 3 अनुपूरक बजट निकाल के देख लीजिए, पिछली बार के 3 अनुपूरक बजट, कोई भी अनुपूरक बजट का पैसा इनका 32% से ज्यादा खर्च नहीं हो पाया। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये बजट लाते हैं, उसको यूटिलाइज करने का कोई पॉलिसी इनके पास नहीं है, कोई तरीका नहीं है। तो इनके जो अधिकारी हैं, इनके जो मंत्री हैं, वो आखिर ये पैसा लाके करते क्या है? ये तो अपने ही बजट, जो बजट ये लेके आते हैं उसका कंप्लीट यूटिलाइजेशन कर नहीं पा रहे हैं। तो आखिर ये केंद्र का पैसा लेके करेंगे क्या, ये मेरे समझ में नहीं आता है। इस बार भी अनुपूरक बजट जो आया है, अनुपूरक, मैं बड़ा सौभाग्यशाली महसूस करूंगा झारखंड का नागरिक होने के नाते अगर ये अनुपूरक बजट के को 70% भी यूटिलाइज कर पाए। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि बजट का 100% यूटिलाइजेशन कर लिया जाता है, लेकिन मैक्सिमम राज्य जो अपनी जनता की भलाई, अपनी जनता की तरक्की के बारे में सोचते हैं ना देवेंद्र जी, वो 80%, 85% तक बजट को यूटिलाइज कर, बात वो नहीं है विश्वजीत जी, बात वो नहीं है, बात वो नहीं है। बात यहाँ पर यह है कि हर बार यही बहाना बनाया जाता है राज्य सरकार के द्वारा, आपके अनुसार अगर जो कहें तो बहाना ही है, कि ये चीज़ कही जाती है बार बार कि केंद्र सरकार ने पैसे नहीं दिए, हमारे पैसे रोक लिए, इसलिए ये योजना हमारी नहीं चल पा रही है। ये तो नहीं, वो पैसे रोकने से आपको लाभ क्या है? क्यों नहीं दे देते? देवेंद्र जी, मेरा बात जी, किसी भी पैसे को रिलीज करने से पहले अगर मान लीजिए आपके घर में आपने किसी को पैसे दिए, अपने छोटे भाई को पैसे दिए, और छोटे भाई को पैसे दे के कहा कि कुछ बाजार से सामान लेके आओ या इसको खर्च करके आओ, वापस जब वो आएंगे तो उनके हित में आप ये पूछेंगे ना कि ये पैसे आपने कहां खर्च किए, और उस पैसे का अगर वो हिसाब नहीं दे पा रहे हैं और ऊपर से आपसे और पैसे मांग रहे हैं, तो आपको ये डाउट तो होगा ना कि कहीं मेरा भाई जो है वो दूसरे रास्ते पे, गलत रास्ते पे भटक तो नहीं गया है, इसको पैसा देना उपयोगी होगा या इसके जीवन के लिए, इसके लिए खतरनाक होगा, ये बड़े भाई के नाते सोचना होगा ना। अब एक एग्जांपल देता हूं, ये 1,36,000 चिल्ला रहे थे, कोयला रोक देंगे चिल्ला रहे थे, उस पे कोर्ट का जजमेंट आया था। कोर्ट ने पिछले साल के जून में ही कह दिया था। एक बात आपने कही जो बहुत अच्छी बात लगी, बहुत ही सिंपल शब्दों में आपने समझाया कि आप अपने छोटे भाई को पैसे देंगे और पूछेंगे कि ये कहाँ खर्च किया, अगर उसका उचित जवाब नहीं मिलेगा तो आप पैसे क्यों देंगे। तो अब हम सीधे अब आएंगे आपके पास, बहुत बड़ी बात आपने कह दी है। इसका अब जवाब जो है, हम छोटे भाई जिनको आप समझ रहे हैं उनके पास ही जाएंगे, अख्तर अली जी के पास, और अख्तर अली जी से पूछना चाहेंगे कि ये जो बातें विश्वजीत जी ने कही हैं उसमें सत्यता क्या है। देखिए, मतलब कॉमेडी हो रहा है। और अब दूसरी बात ये है, इनको
इस तरह से ये जो मिसाल दी है, मैं इन्हीं का मिसाल पे बता रहा हूँ, चुपचाप रहिएगा विश्वजीत जी, आप ही का बात मैं बता रहा हूँ। ये पहले तो संघीय ढांचा को समझे, केंद्र और राज्य ये दोनों का जो है संविधान ने इस पे क्या प्रावधान किया है, इसको समझे हुए होते तो शायद इस बात को नहीं बोलते। अब पहली बात जो मिसाल दी है भाई वाला ना, तो मैं ये समझा रहा हूं इनको कि अगर छोटे भाई का जो हिस्सा है, भाई बड़ा भाई उसको खर्च के लिए नहीं, उसका जो हिस्सा है उसका, मान लीजिए एक घर में एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है, छोटा भाई भी कमाता है, बड़ा भाई भी कमाता है, तो पहला कमाई जो आता है बड़ा भाई के पास जाता है, छोटा भाई को दे देता है, ये तुम्हारा कमाई है, लो तुम अपना खर्चा करो, अपना घर को चलाओ, उसका परिवार है वो चलाएगा। तो वो बड़ा भाई अगर नहीं देता है, क्या कमाए तुम हो और हम तुमको पैसा देंगे, पहले तुम बताओ खर्चा क्या करोगे, ये उचित है? ये इनकी भाषा में, ये इकोनॉमिस्ट की भाषा नहीं थी, लेकिन इनकी भाषा में मैं समझा रहा हूँ। अब इनकी भाषा में मैं बता रहा हूँ, हकीकत को सुनिए। नल जल योजना पे झारखंड सरकार, केंद्र सरकार, मोदी जी बड़ी लंबी लंबी भाषण दिए थे कि मैं पूरे घर में 2022 तक नल पहुंचा दूंगा, शुद्ध जल दे दूंगा। झारखंड के लिए बजट बना था 13,000 करोड़ रुपया का। 13,000 करोड़ रुपया का बजट बनने के बाद में झारखंड सरकार को उसमें आधा पैसा देना था। 6,500 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद में जब यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट केंद्र को भेजा गया कि भाई मैंने 6,500 खर्च कर दिया है, आपका बचा हुआ 6,500 दो, तो उधर से जवाब आया कि अब ये योजना बंद है, सारा पैसा आप खर्चा करो। ये तो फंसाने वाली बात नहीं, मैं एक एक करके इनकी बातों को मैं बता रहा हूँ। अब मेरा पैसा जो मेरा रॉयल्टी का पैसा है, हम तो उसकी मांग कर रहे हैं ना। हम इस पे यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देने की कौन सी बात हो रही है? मेरा कमाया हुआ, अगर इनको समझ में आता, संघीय ढांचा को अगर ये समझते कि केंद्र से राज्य का हिस्सा क्या होता है, संविधान में क्या प्रावधान किया है, अगर ये जरा सा भी संविधान का 43 पढ़े हुए होते और उस पे व्याख्या करते कि राज्य से, केंद्र से राज्य को क्या मिलता, तो इस तरह का वक्तव्य, इस तरह का कहानी सब नहीं सुना। बिल्कुल ये इसी का जवाब हम लेंगे पहले इनसे, उसके बाद से हम विजय सिंह जी के पास चलेंगे। ठीक है, यही इसी बात का जवाब लेंगे हम, इसी बात का जवाब लेंगे हम। नहीं, इसी बात का जवाब लेंगे विश्वजीत जी के पास जाने दीजिए मुझे, विश्वजीत जी के पास जाने दीजिए। और विजय सिंह जी, हम आपसे थोड़ी देर बाद फिर आएंगे, क्योंकि ज़रूरी हो गया है ये बात पूछना विश्वजीत जी से कि विश्वजीत जी, वो अगर जो भाई भाई की बात है और भाई भाई की बात आप कर रहे हैं, तो जो हिस्सा भाई का होता है वो तो आपको देना ही पड़ेगा। भाई कहीं खर्च करे, क्या करता है नहीं करता है, जो आप अपने हिस्से की बात कर रहे हैं, वो अगर जो आपको देना हो, अगर वो देना हो अपने पास से, अपने कमाए हुए धन को देना हो, तो उसका हिसाब लीजिए, पहले भाई का हिस्सा तो दीजिए। अख्तर अली जी का यही कहना है, जवाब दीजिए विश्वजीत जी। मैं जोड़ देता हूँ, मेरी लाइन सुन लीजिए एक बार, ये क्लियर हो जाएगा। दो बातें हैं, एक जगह विश्वजीत जी भी गलत है और अख्तर अली जी भी गलत है जी। पहली बात है, मैं ऐड कर देता हूँ, एक पैसा आया है 650 करोड़ रुपया 2.5-3 साल पहले पिछली ही सरकार में, अगर अख्तर अली जानते हैं, इलेक्ट्रिक बसेस के लिए वो बस का टेंडर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट नहीं कर पाई, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री भी नहीं है। अब आते हैं विश्वजीत जी की बात पे। देखिए, जो बिल बने हैं ना, जो बिल सेगमेंट से सरकार के ड्यूज, मुझे लगता है ड्यूज पूरा कर देना चाहिए। ड्यूज जो बचा हुआ है वो पूरा कर देना चाहिए। देखिए, 3 तरह से बिल्स आते हैं, अख्तर अली भी सही है अख्तर अली जी भी सही है अपने जगह पे, और विश्वजीत जी भी सही है अपने जगह पे। एक एडवांस बिलिंग आती है फॉर टेंडर, दूसरा आता है भाई एक्सटेंशन ऑफ बिल, और तीसरा आता है डिमांड जी। ठीक है, तो एक्सटेंशन ऑफ बिल को केंद्र सरकार को पूरा कर देना चाहिए। बिल्कुल, डिमांड सेक्शन में उसकी आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और जो एडवांस आया है उस पे क्या इक्विटी ली गई, लोग टेंडर नहीं करा पाई है झारखंड सरकार, तो विश्वजीत जी भी अपने जगह पे एक पॉइंट पे गलत है, और अख्तर अली जी भी। चलिए ठीक है विजय सिंह जी, ये बात साफ हो गई। अब इस पर कोई
जी नहीं ठीक है, एक चीज योगेंद्र जी, ये महिला सम्मान के लिए बोलते हैं, ये आपको पता है कि झारखंड का बजट 145 लाख करोड़ रुपया का जो है हमारा बजट, तो उसमें सिर्फ 13,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। कितना परसेंट है वो हमारा बजट में प्रावधान है। इसके लिए हाय तौबा ना बचाए, उसके लिए कोई खर्च नहीं। 1,000 करोड़ कोई प्रावधान नहीं है सर, कोई प्रावधान नहीं है। स्पेशल एक्ट बिल लेकर आए हैं आप, कोई प्रावधान नहीं है। आधा पैसा बजट का ना राज्य के मेंटेनेंस पे खर्च होता है, कोई प्रावधान नहीं होता है। आधा पैसा राज्य के मेंटेनेंस पे खर्च होता है, सैलरी पे खर्च होता है, एक्सपोर्टेशन पे खर्च होता है, रेगुलर बिलिंग पे खर्च होता है। एक चीज आपको पता होगा कि यही वो झारखंड सरकार है जो अपना इस टीचर को वह 67% से 63 to 37 कर दिया है, जो रघुवर दास के समय में 63 तो सर सैलरी कैसे काटेंगे? आपने एक्सपेंडिचर कम किया है सर, एक्सपेंडिचर और सैलरी में अंतर होता है। सैलरी कैसे काट दीजिएगा? एक्सपेंडिचर जरूरी खर्चे हैं उसे आप कम नहीं कर सकते, जो जरूरी खर्चे हैं उसे आप कम नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। विजय जी कुछ कह रहे थे। ठीक है, सब की बात समझ में हमारे दर्शकों को आता है, सारी बातें समझते हैं हमारे दर्शक। वास्तव में अगर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो सारी बातें बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। विजय सिंह जी बड़ी देर से आप लोगों को सुन रहे हैं। विजय सिंह जी कुछ कहना चाह रहे थे आप, मैंने आपको रोका था जी। देखिए, सबसे पहली बात की जो यूटिलिटी सर्टिफिकेट की जो बात हो रही है, हमको लग रहा है कि कुंदन जी भी सही कह रहे हैं और रेफरेंस भी वो सही दे रहे हैं 3 स्टेज ऑफ बिलिंग को लेकर के। हम ये कहना चाहते हैं कि केंद्र को चाहिए, विश्वजीत जी भारतीय जनता पार्टी से है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, और जो संघीय ढांचे का हवाला दे रहे हैं अख्तर अली जी वो भी सही कह रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार को एज पर स्कीम एज पर प्रोजेक्ट अपना शेयर देना चाहिए। राज्य सरकार को भी ऑन टाइम यूटिलिटी सर्टिफिकेट देना चाहिए फर्दर इकोनॉमिकल असिस्टेंस के लिए। 2-3 बातें हैं कि यहाँ पर गतिरोध हो रहा है कि भाई केंद्र पैसा नहीं दे रहा है, राज्य अंश, जैसे वो हर घर नल योजना की जो बात कर रहे थे अख्तर अली जी, वो एकदम सही बात है कि अगर राज्य सरकार ने अपना 6500 करोड़ रुपया खर्च किया तो केंद्र सरकार का कितना अंशदान आया है और कैसे कैसे क्या हुआ है। क्योंकि पेयजल को लेकर के केंद्र की ये बहुत बड़ी योजना थी और बड़ी कामयाब योजना हो सकती थी, लेकिन अफसोस है कि ये योजना डिरेल हुई है, ये योजना कामयाब नहीं हुई है पूरे राज्य भर के अंदर। झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में मैं कह रहा हूँ कुछ एक मुद्दे हैं, क्योंकि अभी विधानसभा का सत्र खत्म हुआ है, इसलिए बहुत सारी जगहों पे जो मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना का जो लाभ है वो लोगों को नहीं मिल पा रहा है। हेमंत सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, प्रोसेस को स्पीड अप करना पड़ेगा। बहुत सारे जिलों में जो हमारे सिविल सर्जन है वो इस चीज को लेकर के पॉइंट आउट कर रहे हैं, लेकिन मरीजों के लिए कुछ एक मरीज ऐसे हैं जिनके लिए ये हार्ड टाइम है, तो सरकार को कम से कम मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना को स्पीड अप करने की जरूरत है। खरसावा गोलीकांड को लेकर के सरकार एक संकल्प लेकर के आ रही है कि जो पीड़ित है उनको वो चिन्हित करने जा रहे हैं, उसके लिए सरकार आयोग बनाने जा रही है। हमारी पार्टी इसका स्वागत करती है, ये अच्छा कदम है क्योंकि बहुत पुराना ये केस है और अब लोगों को विक्टिम्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और सरकार उनके लिए क्या योजना लेकर के आएगी हम लोग उस पर भी नजर रखेंगे, लेकिन आयोग बना रही है सरकार, स्वागत करेंगे। सरकार आपके द्वार का जो आयोजन फिलहाल जो सरकार कर रही थी और राज्य सरकार की ये महत्वपूर्ण योजना है, सभी विभाग इसमें शामिल होते हैं। मैं एक उदाहरण आपको बोकारो से दे रहा हूँ। यहाँ पर बोकारो के जो डीसी है उन्होंने समीक्षा की है, कल्याण विभाग सहित सभी विभागों का जो एप्लीकेशन वेरिफिकेशन का जो काम है वो 17,800 से अधिक एप्लीकेशन इन वेटिंग है। तो इन सब चीजों पर लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं, बेरमो से खबर आ रही है, जो स्कूल गोइंग बच्चे उनको स्वेटर अभी तक नहीं मिल पाया है, बच्चे ठिठुर रहे हैं। मैं कह रहा था कि 8 डिग्री और 9 डिग्री का टेम्परेचर है मॉर्निंग के टाइम में, स्कूलों में छुट्टियां हुई नहीं है। ऐसे हालात में क्या स्वेटर अप्रैल में बांटा जाएगा? सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। पंचायतों में फंड नहीं है, इस बात को लेकर के भी हमारे भी जो माननीय विधायक है जयराम महतो जी, उन्होंने विभागीय मंत्री से मुलाकात किया था कल, दीपिका पांडे सिंह जी से। उन्होंने ये कहा है इस मुलाकात के दौरान कि आप फंड रिलीज कीजिए और पंचायतों में रोजगार सृजन कैसे हो इसको लेकर के ध्यान देने की जरूरत है। तो मुख्तलिफ चीजों पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन इस बीच एक और खबर आई है हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से कि किसानों के लिए ये एक ऐप बनाने जा रहे हैं और कृषि पोर्टल विकसित करने पर विचार कर रहे हैं। निश्चित तौर पर एडवांस टेक्नोलॉजी का जमाना है, किसानों को ऑन टाइम असिस्टेंस मिले, ऑन टाइम मदद मिले
ऑन टाइम राय मशवरा मिले, ये हम लोग भी इस चीज का वेलकम करते हैं, लेकिन सिस्टम सुचारू कैसे चले इस पर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए हम लोग जो बार बार जो बात कर रहे हैं फंड को लेकर के, खर्चे को लेकर के, तो निश्चित तौर पर मैया सम्मान योजना एक बहुत बड़ी योजना है, राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। महिलाओं को कुछ हद तक संबल किया जा रहा है, एक बड़ा चुनावी वादा है, लेकिन इन सब चक्करों में जो जरूरी खर्चे नहीं हो पा रहे हैं, जो जरूरी संसाधन का टोटा हो रहा है, उस पर भी राज्य सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। चलिए ठीक है, अब दूसरी बात आ गई, एक बहुत जल्दी हम चाहेंगे कि इस पर सभी का कमेंट ले लें। और देवेंद्र जी मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा, फिर साथ मुझे आप एडअप कर लीजिएगा। जो अख्तर अली जी कह रहे हैं कि अगर 37% कटौती पे आ गई है 62% 67% से, तो राज्य सरकार को पैसे की जरूरत नहीं है। फिर राज्य सरकार को जो डिमांड राज्य सरकार कर रही है और जो जेल केम के सिंह साहब कह रहे हैं, विजय सिंह साहब कर रहे हैं, तो फिर तो पैसे की जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने कटौती कर दी है तो जो संभव नहीं है, किसी भी राज्य में संभव नहीं है, उन्होंने कह दिया है। कटौती बहुत बड़ी कटौती होती है। हाँ, अगर वो तो सोचिए सरकार के पास 40,000 करोड़ एक्स्ट्रा होगा, तो एक्स्ट्रा अमाउंट मतलब 2 लाख करोड़ का बजट, तो उसका यूजिबिलिटी बताएंगे अभी जी। ये बहुत बड़ी कमिटमेंट है। अख्तर अली जी ये देखिए क्या संभव है जो आपने बताया जी? देखिए वो तो निकाल करके वो देख लेंगे कि बहुत सा फिजूल खर्ची झारखंड सरकार में पिछले सरकारों ने किया था। तो टोफी बांट दे रहे थे, करोड़ों रुपया का, अरबों रुपया का हाथी उड़ा दे रहे थे। वो सब अब यहाँ नहीं चलता। अरबों रुपया का केवल ऐड में चलते रहता था इनका। कटौती का हाथी कौन उड़ा वो रहा है? सब फिजूल खर्चियों से हम लोगों ने झारखंड सरकार को झारखंड सरकार, लोकप्रिय सरकार, गठबंधन सरकार रुकी हुई है। इस तरह का फिजूल खर्ची अब इस झारखंड सरकार में नहीं हो रहा है। मतलब फिजूल खर्ची 37% हो रहा था, करोड़ों रुपया का टोपी खिला दो। आपके कहने का तात्पर्य ये है अख्तर जी, आपके कहने का तात्पर्य यह है कि झारखंड सरकार 37% फिजूल बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? उस तरह से नहीं कि अरबों रुपया का हम टोफी बांट दे रहे हैं, अरबों रुपया का टी शर्ट बांट दे रहे हैं, हाथी उड़ा दे रहे हैं करोड़ों रुपया का। चलिए छोड़िए, नहीं चल रही है। ये प्रतिशत आपने गलत बता दिया है, इस बात को आप मान लीजिए, लेकिन ठीक है। अब आप ये बता दीजिए कि 450 रुपये गैस सिलेंडर की बात झारखंड की जनता को आपने कहा है, वो कब तक पूरा कर पाएंगे आप लोग? अनुपूरक बजट से तो ऐसा लगता नहीं है कि इस में कुछ कर पाएंगे। निश्चित रूप से जो भी झारखंड सरकार पिछले टर्म में जो हमने वादा किया था, एक एक करके हम पूरा कर रहे। चाहे वो किसानों का ऋण माफी हो, हमने किया। हमने 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हमने किया। रोजगार सृजन पे जिस तरह से एमएसपी किसानों को पहले क्या मिलता था, हमने बढ़ा करके दिया। 1800 देते थे, हम 2400 कर दिए। इस तरह से जितने भी योजनाएं झारखंड सरकार ने यहाँ पर कल्याणकारी योजनाएं यहाँ लागू की है, और जो पिछले सरकार में हम लोगों ने वादा किया था, हर वो वादा को पूरा किया है। ये 450 में अटके हुए हैं। 450 रुपया में भी आपके समक्ष ये जरूर जल्द ही खुशखबरी आएगी कि झारखंड के ठीक है, आप ऐसा करेंगे, आपकी सरकार ऐसा करेगी, ये हम मान लेते हैं। तारीख नहीं बताएंगे विश्वजीत जी, मैंने कर दिया है, इसलिए बाकी एक ही मामले पे अटके हुए ना 450 पे। रोजगार देने की बात थी, रोजगार भी दे रहे हैं। चलिए आज पर कैपिटा इनकम आएंगे। आपने जो किया है ठीक है, किया है। हाँ विश्वजीत जी, करेंगे। गैस सिलेंडर का दाम भी कम होगा, 450 रुपए में मिलेगा, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आप जल्दी से अपना कमेंट दीजिए, बहुत कम समय है। जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हम तक जी। बोलने लायक है ही नहीं अभी कुछ जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। विजय जी हम आपके पास आना चाहेंगे। तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन होगा जरूर, वादा कर रहे हैं। गुणागणित तो हम कुंदन जी से पूछेंगे। देखिए वादों पर टिकी हुई ये सरकार डिलीवर नहीं कर पा रही है। लेकिन थोड़ी देर पहले कुंदन जी रेफरेंस दे रहे थे, जो परसेंटेज गिना रहे थे, उसमें ये गलत कोट किया है कुंदन जी ने। उन्होंने ये कहा है कि अख्तर अली जी के साथ जेएल केम के प्रवक्ता जो बोल रहे हैं, भाई उस पूरे मामले से जेएल केम का कोई लेना देना नहीं है। ये सरकार की तरफ से अख्तर अली जी दावा कर रहे हैं। आपको जो टिप्पणी करनी है आप कुंदन जी टिप्पणी कीजिए। रही बात
कि जो बातें अख्तर अली जी कह रहे हैं, तो हम लोग तो शुरू से ही कह रहे हैं कि जो चुनावी भैया वादा है- विजय जी, आप क्यों सुनते हैं गलत? कोई जेल कैंप का शब्द यूज ही नहीं किया है। चलिए, मैंने चलिए। सपोर्ट किया है, मैंने कहा कि विजय जी जो पूछ रहे हो सही बोल रहे हैं। डिबेट में 1 मिनट सुन लीजिए आप, आपने अरे कोट आपको किया है सपोर्ट और किया आपने महाराज, अख्तर अली जी सुनिए, के आपको साथ सपोर्ट किया है, आपको सपोर्ट किया है। चलिए, हो सकता है कुछ सुनने में गड़बड़ी हो गई हो, हमारा भी नाम लिया। आपने ये कहा कि जेल कैंप के सिंह साहब भी बोल रहे हैं। नहीं, सिंह साहब ने जो सवाल उठाए हैं सरकार के खिलाफ वो सही उठाए, मैंने ये बोला। जी चलिए, आप अगर करें हो गया, ठीक हो है, गया, ये चलिए, क्लियर हो गया। चलिए, नहीं विजय जी क्लियर हाँ, हो गया, क्लियर हो गया। अगर ये बात अगर हुआ है तो चलिए मैं वापस ले रहा हूँ। चलिए, अब रही ठीक है। बात की जो हम देखिए, हम लोग का स्टैंड साफ है कि जब कभी भी सरकार अच्छा काम करेगी, अभी इसके जी। पहले के टाइम में हम लोगों ने अभी इसी पैनल पे मैंने बहुत सारी सरकार की पहल का स्वागत भी किया। तो हम लोग का स्टैंड एक रचनात्मक विपक्ष का है। सरकार अगर अच्छा पहल करेगी हम लोग स्वागत करेंगे, अगर गलत करेगी तो खिंचाई भी करेंगे। अख्तर अली पे जो हम लोग बार बार जो जिक्र कर रहे हैं, आरोप भी लगा रहे हैं कि भाई अख्तर अली जी प्रवक्ता है कांग्रेस की तरफ से, सरकार को डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन हम लोग तो ये कह रहे हैं कि जो आपका पॉलिटिकल कमिटमेंट था उस कमिटमेंट को सरकार पूरा नहीं कर पा रही। आप लाख दावा करें, 450 रुपए सिलेंडर पे आप बात करने को तैयार नहीं। भारतीय जनता पार्टी जेल पूरा नहीं कर पा रही है और शायद ये कमिटमेंट सरकार को अपना चुनावी वादा पूरा करना चाहिए। झूठ बोल करके लोगों से वोट लेना अपना पूरा कर पा रही है तो राजी कुंदन तिवारी जी अगर कमिटमेंट पूरा कर पा रही है, यानी कि सिर्फ 450 रुपए प्रति सिलेंडर की बात अगर जो हम करें, अगर जो सरकार कर पा रही है तो वास्तव में धन उसके लिए कैसे, क्या गणित होगा और कैसे कर पाएगी, क्या संभावनाएं हैं? कुंदन तिवारी जी जल्दी से, समय बहुत कम है जी। सर मैंने पहले भी ये बात कहा है आपके डिबेट पे, झारखंड सरकार की जमीनें महंगी हैं, हमारे राज्य की जमीनें महंगी हैं, पर हमारा कॉस्ट टू लिविंग कम है, उसको देखें। 1 लाख करोड़ की बजट की रिक्वायरमेंट है प्लस में, और जो अख्तर अली जी कह रहे हैं वो संभव नहीं है। ठीक है, देखिए मैं सबके पक्ष में बोल रहा हूँ, जैसे विजय सिंह जी के पार्टी के कितना सब्सिडी देने पे कितना खर्च आता है वो बताइए, आंकड़ा बताइए जो संभव नहीं है। इस पर क्या बोल, अरे मैं दे देता हूँ जवाब, सुनिए। अरे अख्तर अली जी बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, सुनिए, कुंदन जी को बोलने दीजिए प्लीज। मेरा सुन लीजिए बात। आज आप अगर कह रहे हैं सब्सिडी पे कह रहे हैं ना बात, सब्सिडी का 0.5% होता है 450। अरे या तो आप बोल लीजिए, या तो मैं बोल लूं, या तो सुन लीजिए। कुंदन तिवारी जी बिल्कुल भी समय नहीं है, बार बार हमें इशारा हो रहा है कि अब समय समाप्ति की ओर है। जल्दी से कुंदन जी अपनी बात रखिए। 1 लाख करोड़ की बात की है इसलिए। हाँ बोलिए। देखिए सब्सिडी 5% होता है, उससे बढ़ा नहीं सकते हैं। 1 लाख करोड़ की रिक्वायरमेंट इसीलिए है, पर कैपिटा इनकम 3 रुपया बढ़ने से कुछ नहीं होता है। पर कैपिटा इनकम रेशियो बढ़ना चाहिए 16% के आधार पे, पूरे देश में 28% के आधार पे बढ़ रहा है। झारखंड के खर्च के हिसाब से 16% बढ़ जाए। दूसरी बात जो इंफ्रा, हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट, यूथ जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसकी रिक्वायरमेंट चाहिए भैया। 1 लाख करोड़ रुपए चाहिए, कैलकुलेशन कर लीजिए। ऊपर से आपने मुझे कहा, आपने स्टेटमेंट कोट करा, कुंदन जी देख लेंगे। सुनिए, हम देख के बात कर रहे हैं, आपकी तरह हवा में नहीं बात कर रहे हैं। बिल्कुल हमारे यहाँ पे 37% हो गया है, कैसे हो गया बताइए? चलिए बहुत धन्यवाद, जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय नहीं है, सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और अपने अपने विचार साझा किए, काफी गुणा गणित हुआ। झारखंड के विकास के लिए सरकार यानी कि सत्ताधारी दल ने जो वादे किए हैं उसको पूरा करने के लिए वास्तव में अगर जो गुणा गणित किया जाए तो जो हमारे कुंदन तिवारी जी जो राजनीतिक विश्लेषक थे उनका कहना है कि 1 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता है। अगर झारखंड को ये मिले तो हो सकता है कि इसका विकास और गति पूरी तरह से जो विकास की गति है वो तेज हो पाए। तो ये कैसे होगा, ये सरकार को सोचना होगा, यहाँ के इकोनॉमिस्ट को सोचना होगा कि वास्तव में हम किस तरह से प्रति कैपिटा इनकम को बढ़ाएं, प्रति व्यक्ति आय को किस तरह से बढ़ाएं, क्या करें उसके लिए ये सरकार को सोचना ही होगा, तभी झारखंड का विकास संभव है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।